अस्सलामु अलैकुम। मैं 2 दिनों से सफ़र में था, तो सफ़र में वैसे जुस्ता जुस्ता आदमी सोशल मीडिया को देखता है, तो एक तूफ़ान सा मुझे नज़र आया सोशल मीडिया पे। बड़े कोई अहम किस्म की हलचल नज़र आई और ज़्यादातर मुझे पीटीआई के दोस्तों की पोस्टों से अंदाज़ा हुआ। तो देखा तो आम एक ख़बर का जो है स्क्रीनशॉट लगा हुआ था और लुबे-लुबाव उसका ये था कि भाई एक सरकारी मुलाजिम है ग्रेड 19 का, वो एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये मुझे हैरानी हुई, इसमें तो कोई ख़बर वाली कोई ख़ास बात नहीं है। एक आदमी एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र हो गया, इस पर इतना ज़्यादा उबाल आना। यानी वो जो हमारे पीटीआई के दोस्त जो गुज़िश्ता 6-7 महीनों से नेपाल चले गए थे, अब यकदम सोशल मीडिया पे वापस आए, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कलभूषण की तरह कोई ऐसी ख़बर आई है कि नवाज़ शरीफ की फैक्ट्रियों से जासूस पकड़े गए हैं, या मॉडल टाउन या साने साहिवाल के वो कातिल गिरफ़्तार हो गए हैं, या कोई और बड़ा काम हो गया है। तो जब ज़रा डिटेल आज मैंने देखी है, तो उसमें ये है कि वो जो ग्रेड 19 के अफसर ट्रांसफ़र हुए हैं, पोस्टिंग हुई है, वो मौलाना फजल-ur-रहमान के भाई ज़िया-उर-रहमान, इंजीनियर ज़िया-उर-रहमान साहब हैं। इस पर जनाब वो सारा मसला उठा हुआ है। अच्छा, और उसमें भी हैरानी ये है कि भई अगर कोई ऐसा मसला था तो पख्तूनख्वा में वो पहले सूबाई मैनेजमेंट में थे, उससे जो है ना वो ट्रांसफ़र हुए हैं सिंध की तरफ पीपल्स पार्टी की मैनेजमेंट में। तो एक तरफ आपकी हुकूमत है, उन्होंने उसको रिलीव क्यों किया? तो बहरहाल आज की वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मौलाना ज़िया-उर-रहमान मेरे दोस्त हैं और बहुत बावकार आदमी हैं, दयानतदार आदमी हैं, बेहतरीन किस्म के मुंतज़िम हैं, और मेरिट पर पहले वो डीसी खुशाब रहे हैं। अब उस वक़्त भी उनके ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा चलता रहा सोशल मीडिया पे कि मौलाना फजल-ur-रहमान के भाई हैं और ये हो रहा है। अब दूसरी बार उनके, तो लगता ये है कि यानी एक आदमी जो है जो मेरिट पर भी पूरा है, बेहतरीन अपने काम कर रहा है, करप्शन का दाग नहीं है, और वो ब्यूरोक्रेट जो है उसका जुर्म ये है कि वो किसी सियासी लीडर के ख़ानदान में पैदा हुआ है या उसका वो रिलेटिव है। तो आपने उसको इतना मेंटल टार्चर करना है कि बिल आखिर वो इस्तीफ़ा दे दे, और फिर उसके बच्चों पर जो गुजरे है उस पर जो वो उसका आपको एहसास नहीं है। आपकी सिर्फ ये वो पूरी हो जानी चाहिए कि मौलाना फजल-ur-रहमान, वो तो खैर से पीटीआई के असाब पे सवार हो ही चुका है, दिन में रात में, वो तो अल्लाह ने इनकी किस्मत में लिख दिया, ये हुकूमत में हूँ, अपोजिशन में हूँ, और कुछ हो ना हो मौलाना फजल-ur-रहमान का नाम इनके असाब पर रहेगा। तो बहरहाल वो मौलाना फजल-ur-रहमान जाने, वो तो एक अलग इशू है। ज़िया-उर-रहमान साहब के बारे में मुझे ज़रूर कुछ बात अर्ज़ करनी है। बात यह है कि इंजीनियर ज़िया-उर-रहमान साहब सरकारी इदारे से इंजीनियर बने हैं, रेगुलर स्टूडेंट थे। मुराद सईद की तरह इन्होंने कहीं से फेक डिग्री नहीं ली है, या आपके दूसरे जो डॉक्टर साहबान MNA बने हुए उनकी तरह फेक डिग्रियां नहीं ली हुई हैं। इंजीनियर बने हैं, इंजीनियरिंग बनने के बाद सरकारी मुलाजिम बने हैं। उस सरकारी मुलाजिम के बाद उनको टेलीफोन के महकमे से उठा कर सूबाई मैनेजमेंट में लिया गया। किन रूल्स के तहत लिया गया? उन्हीं रूल्स के तहत लिया गया जिन रूल्स के तहत डॉक्टर अरसलान सन ऑफ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को पुलिस के महकमे में ट्रांसफ़र किया गया था। अब आपको अगर मसला है तो रूल्स को ठीक करें ना, कि रूल्स में इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक सरकारी मुलाजिम को दूसरे ये रिस्पॉन्सिबल पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। तो रूल्स को आप ठीक करें, हम आपके साथ हैं, बल्कि हम तो आपकी इसकी तायीद करेंगे, सारे मुल्क के रूल्स को ठीक करें। इस रूल को भी ठीक किया जाए कि मुल्क का महकमे के इंतज़ामी सरबराह नहीं, बल्कि इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे का सरबराह जो है वो भी मेरिट पे होना चाहिए, किसी पीरनी के तवीज़ पर नहीं मुकर्रर होना चाहिए। इसको भी सही होना चाहिए, और इस रूल को भी सही होना चाहिए कि मतलब है कि एक FA पास आदमी जो है ना वो किसी यूनिवर्सिटी का रेक्टर और डायरेक्टर कैसे लग जाते हैं, ये सारे रूल सही होने चाहिए। लेकिन जहाँ तक रूल की बात है तो रूल में ये था, तो वो सूबाई मैनेजमेंट में आए, फिर उसके बाद वो डीसी खुशाब भी इसी अंदाज में गए हैं। तो बात ये है कि रूल्स के मुताबिक एक काम हुआ है। अब वो सियासी लीडर का भाई है, यानी मुझे आप ये बताइए कि सियासी लीडर जो है उसके ख़ानदान में कोई आदमी चाहे कितना काबिल हो, वो अब सरकारी नौकरी न करे, क्योंकि वो सरकारी नौकरी करेगा तो ये ज़रूर मेरिट का कत्लेआम है। अच्छा, फिर सरकार सियासी लीडर के जो ख़ानदान और कुंभ है उसमें से कोई उसकी जमात में भी ओहदा न ले, क्योंकि ये विरासती सियासत है। तो ये पाकिस्तान में सियासत करने के लिए सबसे पहले फिर यही रास्ता रह जाता है कि अपनी फैमिली को दफन कर दे आदमी।
उसके बाद ही सियासत करें, क्योंकि उनको तो आपने रास्ता देना ही नहीं, न वो सियासत कर सकते हैं न सरकारी नौकरी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का हर सियासी लीडर इतना खुश नसीब तो नहीं है कि अपने बच्चों को ससुराल में लंदन छोड़ा है, उन्हें तो यहीं पर अपने बच्चों को पालना होता है। और फिर ये जो सिंध हुकूमत ने इनको लिया है कराची में, मेरे ख्याल में तो बेहतरीन फ़ैसला किया है, उनको वहाँ डीसी बना के। कराची में एक पख्तून होना चाहिए था डीसी, वहाँ पे कितनी ज़्यादा पख्तून आबादी है, कितनी ज़्यादा मजहबी आबादी है। एक अगर आलिम दीन और एक बेहतरीन कैरेक्टर का बंदा वहाँ पे डीसी लग गया, जिसकी यहाँ पे भी मतलब है कि वो मानवी सलाहियत है, तो आपको क्या तकलीफ़ है? ये कोई गली से उठा के वो उन्होंने डीसी बना दिया कराची का, या वो आपकी तरह जो है ना वो एक जिस पे चाइल्ड अब्यूज़ का मुकदमा चल रहा है, पोर्न चाइल्ड केसेस का, उसको उठा के पख्तूनख्वा में लगा दिए, या आपके इमरान खान की तरह उसका कज़न जो है उसको महकमा पख्तूनख्वा का डायरेक्टर लगा दिए, जो खुद अभी अमेरिकन नेशनल भी है, वहीं पे बैठे वहाँ से ये चला रहा है। ये हो रहा है यहाँ पे। यानी एक काम हुआ है, उस काम के मुताबिक वो वहाँ पे गए, पिछला उनका रिकॉर्ड देखिए, अगला उनका रिकॉर्ड देखिए, आप यानी कि पीछे पड़ गए हैं कि क्यों जी वो मौलाना फजल-उर-रहमान का भाई है इसलिए वो नहीं होना चाहिए। तो बात यह है कि मैं तो मौलाना फजल-उर-रहमान की जमात का रुकन कभी रहा नहीं, और उसकी वजह यह नहीं है कि मुझे कोई इसके बात बनाने की ज़रूरत है। सब जानते हैं कि मैं एक सेकुलर आदमी हूँ, सेकुलर आदमी उनकी जमात का रुकन बन ही नहीं सकता, हम चल भी नहीं सकते, वो किलायत इशू है। लेकिन मुझे तस्लीम करने में कोई आर नहीं है कि मैं मौलाना फजल-उर-रहमान साहब का मोतक़िद हूँ, और इसलिए मोतक़िद हूँ कि 35 साल से उनका हमसाया हूँ, और शरीयत में हमसाये की गवाही होती है, तो इसलिए मैंने तो उनको एक दयानतदार लीडर पाया। आपको अगर तकलीफ़ है तो होती रहे, मैंने उनको एक दयानतदार शख्स पाया है। उसके बावजूद मैं कोई अंधा मुकल्लिद तो नहीं हूँ यार उनका। ये कोई अभी वीडियो के लिए बनाने के लिए तो आपको ये बात नहीं बता रहा। यानी मौलाना फजल-उर-रहमान के साथ मैंने इख्तिलाफ़ किया कि इमरान खान को वो यहूदी एजेंट न कहें, मैं उनके एलानिया इख्तिलाफ़ करता हूँ। और ये नहीं है कि ये मैंने अभी 4 साल पहले मैंने मौलाना फजल-उर-रहमान पर किताब लिखी है। ये मौलाना फजल-उर-रहमान शख्सियत और सियासत, ये किताब लिखी है। इसके अंदर मैंने एलानिया तौर पर लिखा है कि मैं मौलाना फजल-उर-रहमान से इन बातों पे इख्तिलाफ़ करता हूँ। मैं कोई अंधा फॉलोअर उनका नहीं हूँ। ये किताब में सारा कुछ उसके सारी बातें लिखी हुई जो आप कहते रहते हैं। और एक किताब लिखने का भी मकसद था, वो मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा मकसद ये है कि मैंने ये सुना है, या मेरा दीन मुझे ये कहता है कि आपकी मजलिस में किसी मुसलमान की इज़्ज़त का जनाजा निकाला जा रहा हो जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, उसकी ग़ियाबत में किसी मुसलमान की आबरूरेज़ी हो रही हो, तो हर मुसलमान का ये दीनी फरीज़ा है कि अगर वो हक़ जानता है तो उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करे, खुदा क़यामत के दिन उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करेगा। और यहाँ तो ये मौलाना फजल-उर-रहमान एक बंदे का नाम नहीं था, ये तो लाखों उलमा के क़ैद का नाम था। तो उसकी आप बेइज़्ज़ती कर रहे हो, मैं हक़ जानते हुए न लिखूँ, तो इसलिए मैंने ये किताब लिखी है। अब यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर कुछ चंद ऐसे तबलीगियों को भी मुतवज्जह करना चाहता हूँ जो माशाअल्लाह इमरान खान की मोहब्बत में मौलाना फजल-उर-रहमान को गालियाँ देते रहते हैं। मैं आपकी मोहब्बत आपको मुबारक हो, लेकिन कुछ गुजारा करो यार। हमने तो आप लोगों से सुना है कि ये रेवंड में जब जमात की तश्कील होती है और रेवंड वाले जब अमीर मुकर्रर करते हैं तो वो रेवंड वालों का कलम नहीं चलता, बल्कि अर्श से फ़ैसला होता है, तब वो अमीर मुकर्रर होता है। तो यानी आपकी 10 आदमी तबलीगियों की जमात का अमीर तो खुदा अर्श से मुकर्रर करता है, और ये लाखों उलमा की जमात का अमीर मुकर्रर करते हो खुदा दरमियान से हट गया। कमाल है यार। तो ये तो तबलीग वालों का हाल है। अब रह ये बात कि वीडियो मैं क्यों दे रहा हूँ, ज़िया-उर-रहमान साहब के लिए तो मैंने देनी है, वो तो मैंने आप अर्ज़ कर दी है कि कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, बेहतरीन वो काम करता रहा, क्यों उसके पीछे पड़ गए। और दूसरी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए ये इसी किताब में जो मैंने अभी आपको दिखाई, इसी किताब में मैंने ये वाक़या लिख रखा है कि मौलाना फजल-उर-रहमान की ज़मीनों पर, यानी ये जो आर्मी और ज़मीनों वाला चक्कर था जो मीडिया पे है, ये सबसे पहले ये ख़बर मैंने लीक की थी। इसलिए नहीं लीक की थी कि मुझे मौलाना फजल-उर-रहमान से कोई दुश्मनी थी, मुझे इस जमात से अकीदत थी जो 100 साल पुरानी जमात है, और जिसने अंग्रेज़ों का मुकाबला, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ हुकूमत का मुकाबला किया, पाकिस्तान में हर फौजी आमिर का मुकाबला किया। और उस जमात का सरबराह अगर किसी माली करप्शन में मुलव्वस है तो उस पर निगाह रखना हमारा काम है। तो इसलिए मैंने ये ख़बर ब्रेक की, वो सारे मीडिया पर आ गई। जब मैंने तहकीक कर ली कि खबर गलत है, फिर उसके बाद जब मैं उन्हीं लोगों को कहने लगा भाई ये खबर गलत है, आप भी तहकीक करो, फिर मीडिया चुप है, पता नहीं किसके इशारे पे नाच रहे, फिर जनाब किसी पर ये खबर नहीं आती। तो इसलिए फिर मजबूरन मुझे वीडियो देनी पड़ी, और इस वक्त भी ये वीडियो इसीलिए दे रहा हूँ कि सुनने में तो यही आ रहा है कि वीडियो पे पाबंदी लगाई जा रही है, खैर से।
तो उससे पहले पहले मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम ये जो हक़ की गवाही है ये खुदा के सामने भी रिकॉर्ड हो जाए और आप लोगों के सामने भी रिकॉर्ड हो जाए। बाकी मौलाना फजल-उर-रहमान वो अपने अमाल के जवाबदेह हैं, हम सब अपने अमाल के जवाबदेह हैं, लेकिन इंशाअल्लाह दलील के मैदान में जितने भी आप लोग उस पर प्रोपेगेंडा कर रहे हो इंशाअल्लाह उसका जवाब आपके पास नहीं होगा। और इस किताब में ये सारी बातें आपकी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो तो फिर अल्लाह ने जिसको अजाब में मुब्तला कर दिया तो वो तो आप रोते रहो ना, उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।